आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, जिसको हिंदी में वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि वो बर्तन जिसमें बिजली के द्वारा किसी का अपघटन हो यानी तोड़ा जाए, तो उस बर्तन को वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। और तोड़ने वाली क्रिया को क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली के द्वारा तोड़ा जा रहा है इसलिए वैद्युत अपघटन। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए कह रहा है वैद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए विभव का बाह्य स्रोत प्रयुक्त किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है हमारा, वैद्युत अपघटनी सेल होता है, उसमें जो है जो रिएक्शन हो रही है, जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए इसको इसमें तोड़ा जा रहा है या Cu+2 को Cu में बदला जा रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं, तो इन क्रियाओं को करने के लिए बाह्य स्रोत यानी बाहरी पोटेंशियल का सहारा लिया जाता है। मतलब बाहर से बिजली देकर के हम लोग तोड़ते हैं, बाहर के बिजली के पोटेंशियल से। वैद्युत रासायनिक प्रक्रम प्रयोगशाला एवं रासायनिक उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में, और कहाँ? रासायनिक उद्योगों में, जहाँ केमिकल पदार्थ बनाए जाते हैं, उन उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं, फैक्ट्रियों में। सरलतम वैद्युत अपघटनी सेलों में से एक में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 2 कॉपर इलेक्ट्रोड निमज्जित होते हैं। तो कह रहा है कि अगर सिंपली कोई हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो वो हमारा ये है कि एक बर्तन होता है, उसमें 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड उसमें डूबे रहते हैं, जो उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन हो, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में। तो कॉपर सल्फेट उसमें जल भी मिला रहता है। तो पानी और कॉपर सल्फेट मिला हुआ जो विलयन है, सॉल्यूशन है, उसको किसी बर्तन में ले करके उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। वो इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? कॉपर के। उसमें निमज्जित का मतलब डूबे हुए रहते हैं। तो यही हमारा सबसे सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन करके तैयार होता है। कह रहा है यदि दोनों इलेक्ट्रोडों पर डीसी विभव लगाया जाए तो Cu+2 आयन कैथोड यानी ऋण आवेशित पर विसर्जित होता है एवं निम्नलिखित अभिक्रिया घटित होती है। तो ध्यान दीजिए कि जब इसमें कोई डीसी करंट हम दौड़ाते हैं, डायरेक्ट करंट, इसके बारे में हमने बताया था। एसी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एसी का क्यों नहीं करते हमने बताया था, क्योंकि एसी में धन और ऋण दोनों दिशा में आवृत्ति चलती है, जिससे रिएक्शन आगे पीछे होकर के थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, इसलिए नहीं उपयोग करते, सीधा डीसी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट होती है। तो देखिए Cu+2 का जलीय विलयन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बन जाए? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? Cu ठोस बन जाएगा, सॉलिड। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्रिया होती है। कॉपर धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। एनोड पर कॉपर Cu+2 आयनों में निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा परिवर्तित होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो कैथोड है, यहाँ पर कैथोड को ऋण आवेशित माना गया है, यानी ये कहें कि जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होता है कि कॉपर की धातु निक्षेपित होती है, कॉपर इकट्ठा होता है, और एनोड पर कॉपर Cu+2 आयनों में निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है। तो जो कॉपर आयन है Cu+2, ये एनोड पर यानी धन आवेश धनात्मक क्षण पर Cu+2 आयनों में निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है। Cu सॉलिड से Cu+2
बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सॉलिड नहीं है, एक्वस होना चाहिए। देखिए सॉलिड लिख गया है, इसको ध्यान दीजिए। सॉलिड नहीं, एक्वस होना चाहिए। इंग्लिश वाली बुक देखते हैं। यहाँ भी देखिए, अच्छा ये उसमें इकट्ठा होता है एनोड पर, इसलिए एट द एनोड कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयन। तो कॉपर आयन के रूप में एनोड पर है, इसलिए सॉलिड है, विलयन में नहीं है। विलयन में होता तो एक्वस लिखते। यहाँ पर ये देखिए Cu+2 विलयन में है, इसलिए एक्वस लिखा गया है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया गया है और जलीय के लिए एक्वस शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ जल में है, जल से दो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ते हैं जलीय विलयन में, जो Cu+2 है उस आयन से, तो Cu सॉलिड बन जाता है। और अब क्या होता है कि ये Cu सॉलिड एनोड पर कॉपर Cu+2 आयनों में निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा परिवर्तित होते हैं। तो ये देखिए Cu सॉलिड से Cu+2 सॉलिड बनता है। ये चूंकि एनोड पर है Cu+2, इसलिए सॉलिड लिखा है, विलयन में नहीं है, नहीं एक्वस लिखता है। और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं, तब ये Cu से Cu+2 बना है। तो ये देखिए एनोड पर क्रिया हो रही है, ये कैथोड पर। तो ध्यान दीजिए, आगे इसमें लिख दीजिए याद रखने के लिए, एट कैथोड। और कैथोड यहाँ कौन क्या है, निगेटिव, इसमें लिख दीजिए एट एनोड। एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिव एनोड। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे किस चीज को लिखना है और उसको समझना है। तो देखिए, अगर हम गौर से इस बात को समझें तो हमारा ये कैथोड पर रिएक्शन हो रही है और ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड पर देखिए +2 से 0 हो रहा है, यानी ये क्या है, अपचयन, इसी को रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए 0 से +2 हो रही है, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन है, घटेगी तो रिडक्शन है। यहाँ +2 से 0 हो रहा है तो रिडक्शन। तो कैथोड पर अपचयन या रिडक्शन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार कॉपर यानी तांबा एनोड से विलीन यानी ऑक्सीकृत होकर, ये देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, एवं कैथोड पर निक्षेपित यानी अपचित हो रहा है। यहाँ पर कैथोड पर देखिए इकट्ठा हो रहा है और एनोड पर यह ऑक्सीकृत हो रहा है। यह उस औद्योगिक प्रक्रम का आधार है जिसमें अशुद्ध कॉपर को उच्च शुद्धता के कॉपर में बदला जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम कहीं पर फैक्ट्रियों में ये काम होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इस प्रक्रम के द्वारा अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में, उच्च शुद्धता वाले कॉपर में बदला जाता है। यानी अशुद्धियाँ वहाँ पर नहीं जाएंगी, केवल कॉपर जमेगा। अशुद्ध कॉपर को एनोड बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, अशुद्ध कॉपर का हम लोग क्या बनाते हैं, एनोड। आ से अशुद्ध, आ से एनोड। ध्यान दीजिए, दोनों में आ आएगा, ए। तो आ से अशुद्ध, आ से एनोड। तो एनोड का जब अशुद्ध बनाएंगे तो एनोड है, तो इसमें देखिए जो कॉपर रहेगा Cu+2 के रूप में यहाँ जमा होता रहेगा। बाकी जो इम्प्योरिटी है, अशुद्धि है, वो यहीं रह जाएगी। तो अशुद्ध कॉपर को एनोड बनाया जाता है, जो कि धारा प्रवाहित होने पर विलीन होता है एवं शुद्ध कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। शुद्ध कॉपर क्या होता है, कैथोड पर जमा हो जाता है। शुद्ध कॉपर यहाँ पर देखिए कैथोड है, यहाँ पर शुद्ध कॉपर जमा हो रहा है सॉलिड के रूप में। ये कॉपर आयन है, कॉपर कहाँ जमा हो रहा है, कैथोड पर। देखिए कैथोड या ऋण आवेशित क्षण वाले में ये जमता है। अब देखिए कह रहा है कि बहुत सी धातुएं जैसे Na, Mg, Al
आदि जिनके लिए उपयुक्त रासायनिक अपचायक उपलब्ध नहीं होता, बृहद स्तर पर संगत धनायनों के वैद्युत रासायनिक अपचयन द्वारा उत्पादित की जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी हमारे पास धातुएं हैं जिनके अपचायक उपलब्ध नहीं है, यानी रिडक्टेंस नहीं उपलब्ध है। अपचायक का मतलब जो उनका अपचयन कर सकें, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट एक तरह से नहीं उपलब्ध है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं उपलब्ध है जो इनका रिडक्शन कर सके, यानी अपचयन कर सके, यानी ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या से कम ऑक्सीकरण संख्या वाले में बदल सके। सोडियम एवं मैग्नीशियम तो जब नहीं उपलब्ध होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के संगत धनायनों के वैद्युत रासायनिक अपचयन द्वारा ये धातुएं उत्पादित की जाती हैं। तो जब अपचायक उपलब्ध नहीं होता तो बृहद स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर संगत धनायनों, यानी जैसे Na है प्लस है तो इसी के संगत K प्लस हो जाएगा, इसी जैसा जैसे इसमें एक पॉजिटिव है तो K वाले में भी एक पॉजिटिव है। तो बड़े पैमाने पर इन्हीं के संगत, जैसे Mg में +2 है तो Ca+2 ले सकते हैं, +2 वाला, Al में +3 है तो Fe+3 ले सकते हैं। इन्हीं के संगत धनायनों के वैद्युत रासायनिक अपचयन द्वारा उत्पादित की जाती है। सोडियम एवं मैग्नीशियम धातुओं को उनके संगलित क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, यही पूछा जाएगा अभी। तो सोडियम एवं मैग्नीशियम जो है इन धातुओं को उनके संगलित क्लोराइडों यानी इन्हीं से मिलते जुलते क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को क्रायोलाइट, इसका एक आयस्क है और जिसको बोलते हैं, उससे इसको प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से सब चीजें प्राप्त की जाती हैं, तो इनको ध्यान देना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, सोडियम एंड मोटेलियम मैग्नीशियम मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दियर फ्यूज्ड क्लोराइड्स। फ्यूज्ड को संगलित कहते हैं, मतलब गलित अवस्था में, गली हुई अवस्था में। फ्यूज्ड का मतलब गली हुई अवस्था में, जैसे लोहे को गला के पिघला दिया जाता है, उस अवस्था में हम लोग जो है सोडियम मैग्नीशियम को उसके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा क्लोराइड की गलित अवस्था में का उपयोग करके इनको प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम धातुओं को उनके संगलित क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाता है, एवं एल्यूमिनियम को क्रायोलाइट की उपस्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये याद कर लीजिए, सीधा यही पूछेगा नीट में। आप देखिए वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसमें मात्रा का क्या मतलब है, मात्रात्मक पक्ष क्या है, कितनी क्वांटिटी का खेल है। तो इस हिसाब से कितनी क्वांटिटी में तांबा जमेगा, क्या क्या कैसे जमेगा, तो कुछ नियम कानून है, उनको पढ़ करके हम कितना इलेक्ट्रोड या कैथोड में धातु जमेगी वो हम निकाल लेंगे। तो इसको अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए माइकल फैराडे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में इलेक्ट्रोलाइट्स के सबसे पहले किसने बताया, माइकल फैराडे साइंटिस्ट ने बताया। इन्हें अब उपरोक्त चर्चा के आधार पर भी समझा जा सकता है। तो अभी नीचे चर्चा करते हैं। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो इलेक्ट्रोलिटिक लॉ ऑफ फैराडे, तो फैराडे के कुछ नियम है, इनको हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि विलयनों एवं वैद्युत अपघटनों के गलितों के वैद्युत अपघटन एवं विस्तीर्ण अन्वेषणों के पश्चात फैराडे ने
1833 से 34 में अपने परिणामों को निम्नलिखित सर्वज्ञात फैराडे के वैद्युत अपघटन के 2 नियमों के रूप में प्रतिपादित किया। तब फैराडे साइंटिस्ट ने वैद्युत अपघटनों के गलितों के वैद्युत अपघटन पर, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है, गली अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में, उनके लिए विस्तीर्ण अन्वेषणों यानी बहुत विस्तार से परीक्षण किया, प्रैक्टिकल किया बहुत सारे, तब जाके ये 2 नियम बना पाए। तो नियम कब बनाए उन्होंने? 1833 से 34 में अपने परिणामों को निम्नलिखित सर्वज्ञात फैराडे के वैद्युत अपघटन के 2 नियमों के रूप में प्रकाशित किया। तो प्रथम नियम क्या है, इनको याद कर लीजिए। विद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक अपघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य यानी विलयन या गलित, गला हुआ ही विलयन होगा, जो गल जाएगा वही तो लिक्विड होगा, में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, जिस विलयन में आयनों का टूटना शुरू होगा, टूटेंगे, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य कहेंगे। जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसमें जो करंट डाली जाती है, तो जो भी मात्रा हमको वैद्युत रासायनिक विघटन के बाद जो मात्रा प्राप्त होगी केमिकल डिसोसिएशन के बाद, वो मात्रा उसमें प्रवाहित विलयन में विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। एक तो ये बात हो गई, ये पहला नियम हो गया। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम कह रहा है कि विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान यानी धातु का परमाणविक द्रव्यमान भागे धनायन को अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होता है। ये चीज होता है। तो ध्यान दीजिए, ये फैराडे ने 2 नियम बनाए, प्रथम नियम और दूसरा नियम। प्रथम नियम में जो हमारा पदार्थ है, वो पदार्थ जो अपघटित हो रहा है पदार्थ, तो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। रासायनिक विघटन की जो मात्रा है विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। और दूसरे में क्या है, तो देखिए जो दूसरा नियम है उसको अगर गंभीरता से समझा जाए तो दूसरे नियम में ये कहना चाह रहे हैं फैराडे कि अगर हम 2 प्रकार के विलयन ले लें, विभिन्न अपघटनी विलयन, 2 प्रकार के विलयन ले लें, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लें, और उनमें समान मात्रा विद्युत धारा की डाली जाए दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो कह रहा है कि जो विभिन्न पदार्थ की मात्राएं इकट्ठा होंगी या जो हमको मिलेंगी, तो कह रहा है उनके रासायनिक तुल्यांक द्रव्यमान के समानुपाती होंगी। जैसे 2 अगर हम बीकर ले लें, दोनों में बराबर मात्रा में जो हमारा विद्युत अपघट्य विलयन भरा गया है, समान मात्रा में अगर करंट डाली जाएगी, तो कह रहे हैं कि उनमें जो पदार्थ इकट्ठा होंगे, रासायनिक अपघटन की जो मात्रा होगी, वो रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होंगी। और रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं धातु का परमाणुक द्रव्यमान भागे धनायन को अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धनायन है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको अपचयित यानी रिड्यूस करने में उपयोग हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और अच्छा आएगा। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फैराडे के समय में स्थिर वैद्युत धारा के स्रोत उपलब्ध नहीं थे, यानी जो डायरेक्ट करंट है डीसी वाली वो नहीं थी। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, स्थिर वैद्युत धारा इसी को कह रहा है या किसी दूसरी को, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बड़ा वो हो जाता है।
देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्स, यानी स्थिर वैद्युत धारा का सोर्स नहीं था ड्यूरिंग फैराडे टाइम, फैराडे के समय कांस्टेंट करंट सोर्सेज यानी स्थिर वैद्युत धारा का कोई स्रोत नहीं था। तो क्या होगा जब स्थिर वैद्युत धारा का स्रोत नहीं था तो कैसे काम चलता था? तो बता रहे हैं कि एक सामान्य प्रचलित पद्धति यह थी कि एक कूलाम मापी एक मानक वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग कर निक्षेपित या उपमुक्त धातु, सामान्यतः सिल्वर या कॉपर होती थी, की मात्रा से विद्युत की मात्रा पता लगाई जाती थी। परंतु कूलाम मापी आजकल अप्रचलित हो गए हैं तथा हमारे पास अब स्थिर धारा यानी आई के स्रोत उपलब्ध हैं एवं प्रवाहित विद्युत की मात्रा की गणना निम्नलिखित संबंध में की जा सकती है। तो उस समय कांस्टेंट करंट नहीं थी तो कूलाम मापी यानी कूलाम मीटर का इस्तेमाल होता था, जो एक प्रकार का मानक विद्युत अपघटनी सेल होता था, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता था। कुल मिला के एक पैमाना मान लिया होगा उन्होंने। जैसे एक लंबी राड ले लेते हैं, बोलते हैं इसकी नाप 1 मीटर है, तो उसी से 10 बार नापते हैं तो बोलते हैं 10 मीटर हो गया। तो इसी तरह कोई विद्युत अपघटनी सेल ले लिया होगा, मानक मतलब जिसके मान सारे पता होंगे कि इतनी धारा डालने पर इतना जो है विद्युत अपघट्य की मात्रा उपलब्ध होती है, तो उसी से तुलना करके हम निकालते थे। जबकि आजकल क्या है कि कांस्टेंट करंट हमको उपलब्ध है, तो अब ये कूलाम मापी आजकल अप्रचलित हो गए हैं और इनसे करंट का प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की गणना किस प्रकार की जाती है, Q=IT से, जो हमने कूलाम के नियम में पहले चैप्टर में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पर निकालते हैं Q=IT से, जहाँ Q कूलाम में है, I एम्पियर में है और T सेकंड में है। ये ध्यान देना है। देखिए फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है पूरे चैप्टर में, फिजिक्स का। वहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता ये सब आ रही थी, तो हर जगह हमारा यहाँ पर फिजिक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है ऑक्सीकरण या अपचयन के लिए यानी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए आवश्यक विद्युत या आवेश की मात्रा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की जो मात्रा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोड में रिएक्शन हो रही है, या स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। स्टाइकियोमेट्री का मतलब ये किस प्रकार से रिएक्शन हमारी बैलेंस है, इसके पहले 2 लगा है कि 3 लगा है कि या 1 लगा है या 1/2 है, तो इसको स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। इसके बारे में हमने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ा दिया है, पहला नंबर चैप्टर है कक्षा 11 का। कह रहा है सिल्वर आयन, अब देखिए यहाँ पर Ag+aqueous यानी जलीय विलयन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो Ag सॉलिड बन गया, ठोस। सिल्वर आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी देखिए 1 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, जब कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन में भी पहले 1 है, जब कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो वही कह रहा है कि सिल्वर आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए +1 से 0 बन रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जब ये नंबर ऊपर वाली घटती है तो हम बोलते हैं अपचयन हो रहा है, रिडक्शन। जब बढ़ती है तो बोलते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। तो वही कह रहा है कि सिल्वर आयन के 1 मोल, कुछ नहीं तो 1 है तो ये 1 मोल हो गया। 1 मोल के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना होता है। तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल कितने के बराबर होता है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर।
जिसको Na से लिखते हैं, और Na की संख्या, Na का मान कितना होता है, इतना होता है 6.02 गुणे 10⁻23 प्रति मोल। तो इतने अगर अणु है तो अणुओं की संख्या हो जाएगी, परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धनायन है तो धनायनों की संख्या, ये इतनी ही रहेगी आवागाद्रो नंबर में। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो एक मोल बराबर होता है आवागाद्रो नंबर। अब आवागाद्रो नंबर का वैल्यू इतनी होती है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दिया गया तो यह आ गया 96,487 कूलाम प्रति मोल। इतना हमको आवेश की आवश्यकता पड़ेगी एक मोल के लिए। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, इतने कूलाम प्रति मोल, यानी एक मोल पर इतने कूलाम आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो एक मोल पर इतना होगा। तो ये बातें गंभीरता से समझने की हैं कि कैसे लिखा जा रहा है। आप देखिए, कह रहा है विद्युत की इस मात्रा को फैराडे कहते हैं। 96,500 के आसपास जो मात्रा आई है, इस मात्रा को एक फैराडे कहते हैं। सन्निकट गणना के लिए हम एक फैराडे को 96,500 कूलाम प्रति मोल के बराबर लिखते हैं ताकि याद रहे। निम्नलिखित इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं इस प्रकार भी हो सकती हैं, जैसे Mg+2 लिक्विड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो Mg सॉलिड बन गया। +2 है, इधर 0 है, तो क्या हो रहा है, ऊपर की संख्या घट रही है, इसलिए अब चयन हो गया यानी रिडक्शन। Al+3 लिक्विड है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो Al सॉलिड बन गया। +3 से 0 हुआ, घट रही है, तो क्या हो रहा है, अपचयन। तो वही कह रहा है, इन अभिक्रियाओं के लिए यह स्पष्ट है कि 1 मोल Mg+2 एवं Al+3 के लिए हमें क्रमशः 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 1 मोल Mg+2 के अपचयन के लिए संख्या +2 से 0 हो रही है, यानी अपचयन हो रहा है। तो 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 मोल Mg+2 लिक्विड के अपचयन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 2 पहले लगा। इसी प्रकार कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 मोल Al+3 लिक्विड के अपचयन यानी रिडक्शन के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे, या इस तरह कहेंगे कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे, क्योंकि 1 मोल बराबर इतने कूलाम प्रति मोल है, 1 फैराडे बराबर। तो 2, यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर जो रिएक्शन पड़े थे तो 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 फैराडे। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि 1 मोल Mg+2 एवं Al+3 के लिए हमें क्रमशः 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे आवेश या 3 मोल इलेक्ट्रॉन या 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा जो एम्पियर में ली गई है एवं समय जो सेकंड में लिया गया है के गुणनफल के बराबर होता है। अभी ऊपर हमने Q = IT पढ़ा, तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। धातुओं के व्यावसायिक उत्पादन में लगभग 50,000 एम्पियर तक की उच्च धारा प्रयोग में लाई जाती है, जो लगभग 0.518 फैरेड प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो जब हम लोग बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में व्यापार करने के लिए कोई धातु को व्यावसायिक रूप में बनाने के लिए अगर हम उपयोग करेंगे उत्पादन, तो लगभग 50,000 एम्पियर तक की उच्च धारा का प्रयोग किया जाता है और लगभग 0.518 फैराडे प्रति सेकंड के बराबर है। ये 50,000 एम्पियर लगभग 0.518 फैराडे के बराबर है। अब देखिए हमने इतना पढ़ा, अब NCERT ये जानना चाहती है कि जो तुम पढ़े हो उसको सिर्फ पढ़े हो कि समझे भी हो। तो इसलिए क्वेश्चन दे रही है कि अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ लिया जाएगा कि पढ़े हैं, नहीं तो मतलब समझे हैं, नहीं तो केवल पढ़े हैं। तो CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया जाता है।
कैथोड पर निक्षेपित धातु का द्रव्यमान क्या होगा। तो CuSO4 का सॉल्यूशन है। 1.5 एम्पियर की करंट दी जा रही है, 10 मिनट के लिए दी जा रही है तोड़ने के लिए। तो कह रहा है कि कैथोड पर जो कॉपर जमा होगा, डिपॉजिट होगा, उसका मास कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो टी हमको दे दिया है 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। अब ऊपर फार्मूला पढ़ा था Q = IT, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय। धारा दे दिया है 1.5 एम्पियर, टाइम 600 है तो आ गया 900 कूलाम। अब देखिए हम अभिक्रिया करा देंगे तो Cu+2 से Cu+ निक्षेपित होगा यानी इकट्ठा होगा। तो इसके अनुसार क्या है, Cu+2 का जो परमाणु भार है वो कितना है, 63 है। तो 63 ग्राम Cu कहेंगे, परमाणु भार जो होगा उसी के बराबर, एटॉमिक मास के बराबर। तो Cu का एटॉमिक मास 63 होता है, तो जाहिर से ये 63 ग्राम हो जाएगा। Cu को निक्षेपित करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन या इसी को 2 फैराडे कहेंगे, ऊपर पढ़े हैं, और 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है, या ओरिजिनल में कहें तो 96,487 होता है। तो इतने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। हम इस प्रकार कह सकते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 मोल होगा, 1 मोल कहें या 1 मोल 1 ग्राम अणुभार कहें, 1 मोल कहें या 1 ग्राम एटॉमिक वेट कहें, एक ही बात है। तो 1 मोल में कितना वजन होता है, जितना उसका परमाणु भार होता है। तो 1 मोल कहें या 63 ग्राम कहें, एक ही बात है। तो 1 मोल या 63 ग्राम कॉपर को प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 फैराडे, 2 है तो 2 फैराडे, 3 होता तो 3 फैराडे, ऊपर पढ़ चुके हैं। तो 2 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। 2 फैराडे बराबर 2 गुणे 1 फैराडे बराबर होता है 96,487। तो इसका गुणा हुआ तो ये आ गया, इतना गुणा हो गया तो इतने आवेश की आवश्यकता होगी। अब यहाँ हमने देखिए निकाला तो कितना आया, 900 कूलाम। अब 63 ग्राम प्राप्त करने के लिए इतने कूलाम चाहिए, हमने विद्युत धारा कितनी दी है, 900 कूलाम। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 2 गुणे 96,487 कूलाम से 63 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। चूंकि इसलिए 1 कूलाम से कितना होगा, 63/2 गुणे 96,487। इसलिए कितना दिया गया है, 900। 900 से कितना प्राप्त होगा, तो 63/2 गुणे 96,487 गुणे ये 900। तो ये देखिए वैसे ही किया, 63 गुणे 900 भागे 2 गुणे 96,487। तो ये आ गया 0.2938 ग्राम। तो इतने ग्राम हमारा कॉपर डिपॉजिट होगा, निक्षेपित होगा कैथोड पर, अगर हम 900 कूलाम आवेश देंगे तो। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आ गया, अगली हेडिंग है वैद्युत अपघटन के उत्पाद। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही था।